अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आपको याद होगा कि सबसे पहली वीडियो जो मैंने डॉक्टर अतर के साथ इनके करियर से रिलेटेड की और इनकी एकेडमिक्स से रिलेटेड की वो थी, इन्होंने लम्ब से एमबीए किया। फिर दूसरी वीडियो हमने की, इन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी किया। फिर हमने एक वीडियो की थी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से, इन्होंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। बट आज की वीडियो ज़्यादा डिफरेंट इसलिए है कि डॉक्टर अतर ने जो अपनी पीएचडी की डिग्री अर्न की है वो हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अतर की तरफ जाऊं, मैं हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको ये बताता चलूं कि ये बहुत ही यंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसने विद इन नो टाइम, बहुत ही कम अरसे में अपनी रैंकिंग, अपना नाम, अपनी परफॉर्मेंस से खुद को दुनिया में मुनफरद बना लिया है। और हमने जो अभी पिछली वीडियो की थी, जिसमें कि रैंकिंग थी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें भी हमने डिस्कस किया था इस यूनिवर्सिटी का। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी जो बाकी एकेडमिक डिग्रीज थी, मिशिगन वाली भी थी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वो कोई भी रिसर्च डिग्री नहीं थी। आपने हम्म। इतनी सारी नॉन रिसर्च डिग्रीज की और एकदम आप फिर रिसर्च डिग्री पे आए। पहले तो इस सवाल का थोड़ा सा मुझे बता दें कि ये कैसे, ये रेवोल्यूशन कैसे आए, क्योंकि पीएचडी किसी रेनाउंड यूनिवर्सिटी से करना, इट इज इटसेल्फ ए ह्यूज चैलेंज। ऐसे ही है। आई एग्री। देखें, जो कोर्स वर्क या जो आप नॉन रिसर्च प्रोग्राम्स करते हैं वो आपको आपके स्किल्स रिसर्च के शार्पन नहीं करते उसमें। बिल्कुल। और रिसर्च एक बड़ा एक लेबोरियस, एक बड़ा रिगरस, बड़ा डिमांडिंग काम है, क्योंकि आपने कॉज एंड इफेक्ट फॉर एग्जांपल निकालना है, तो इट्स नॉट इजी टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन। कॉजैलिटी को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वेरिएबल्स पहले डिफाइन करना, वेरिएबल्स को फिर उनके लिए डेटा जनरेट करना, फिर डेटा एनालिसिस करना, डेटा इंटरप्रेट करना, फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करना, इवेंचुअली कंक्लूजन करना और कोई गैप निकाल के फिर किसी चीज़ में करना। सो इट्स डिफिकल्ट। देखिए, मुझे एकेडमिक्स का शुरू से शौक था। ये जो 4 डिग्रीज़ की आपने पहले भी मेरे से एक शो में सवाल किया था, ये कुछ कोइंसिडेंस भी था, कुछ हालात ऐसे बन गए कि मैं इस तरफ निकल गया, अदरवाइज़ कुछ कुछ 4 आपको शौक भी था। कुछ शौक भी था, लेकिन वो 4 का नहीं था, 2-3 मतलब कर लेते तो मास्टर्स था, लेकिन बहरहाल वो हो गई। हो गई। लेकिन जो मेरा लास्ट मास्टर्स था ना मिशिगन, उसके बाद आई डिसाइडेड, क्योंकि वो एमएस था और उसमें कुछ हल्का सा रिसर्च का फ्लेवर मुझे मिल गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनोवेशन पॉलिसी के अंदर इनोवेशन पॉलिसी, साइंस पॉलिसी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इससे रिलेटेड कोई काम करूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल शिफ्ट गियर्स एंड आई विल स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ रिगरस रिसर्च। वहाँ से एक मोटिवेशन भी थोड़ी मिली और थोड़ा सा मैंने डायरेक्शन तय कर ली कि इवेंचुअली आई वांट टू बिकम अ रिसर्चर। तो बाय चॉइस आपने हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया अपनी पीएचडी के लिए? इट वाज योर ओन चॉइस? यस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया वो सुनाता हूँ। मेरे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एक चाइनीज़ प्रोफेसर थे, उनका नाम है वू शून, WUXUN, XUN शून प्रोनाउंस करते हैं। वो ली कुआन यू स्कूल में मेरे पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस के प्रोफेसर थे और वो हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ अर्सा पहले, जब मैं 2017 में पीएचडी करने गया, उससे 1-2 साल पहले वो सिंगापुर से वहाँ मूव किए, कोई 10-12 साल एनयूएस में गुजारने के बाद। वो यूनिवर्सिटी ऑफ जो उधर है इलिनॉय चैपल हिल, वहाँ के वो ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं वहाँ से। और वैंकूवर में उन्होंने कनाडा से मास्टर्स किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में उन्होंने पीएचडी किया। तो लिंक्डइन पे मैं एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो एकदम उन्होंने यूनिवर्सिटी का, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीएचडी की पोजीशंस लगाई हुई थी कि वी आर लुकिंग फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स, तो अप्लाई करें। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा जी ये बड़ी मज़े की पीएचडी लग रही है इनोवेशन की, तो आई वुड लाइक टू अप्लाई, तो आप मेरा रेफरेंस लेटर लिखेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि आई एम सॉरी, मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और मैं सिलेक्शन कमेटी में भी हूँ, तो आई रिग्रेट, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैं आपका लेटर नहीं लिख सकूंगा रिकमेंडेशन का, लेकिन आप किसी और प्रोफेसर को करें, बट आई नो यू। तो मैं एक मेरे अंदर आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और मैं आई स्टिल रिमेंबर यू। हालांकि वो 2009-10 की बात थी और 2017 में मैं एप्लीकेशन भेज रहा था, लेकिन इवेंचुअली मैंने एप्लीकेशन भेजी और उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी किया और मैं सेलेक्ट भी हुआ। सो इट वाज बाय चॉइस। मुझे लिंक्डइन के ज़रिए, मुझे उससे पहले इस यूनिवर्सिटी का इतना नहीं पता था, मैंने उसके बाद रिसर्च की, मेरी मर्ज़ी का प्रोग्राम अवेलेबल था और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल था, तो तो इसलिए मैंने तो अप्लाई किया। आपके जहन में एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मतलब ये तो आपने सोच लिया था जब आप मिशिगन में थे कि आपने अब रिसर्च डिग्री, पीएचडी की तरफ जाना है? मतलब
अमेरिका इज नोन फॉर बिग नेम्स, यस, बिग यूनिवर्सिटी नेम। एब्सोल्युटली। तो आपके जहन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं उधर जाऊं, फिर आपने ये डिसीजन ले लिया यहाँ का? देखिए, अमेरिका जाने का मैंने एक दफ़ा फुलब्राइट अप्लाई किया था, मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ, मैं नहीं जा सका। फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली, मैं समझता हूँ फॉर्च्यूनेटली क्योंकि मेरा यहीं पे लिखा हुआ था। हम्म। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा था कि ये बड़ा अच्छा ब्लेंड था इस यूनिवर्सिटी में, ईस्ट और वेस्ट का। अच्छा। हाँ, अमेरिका में ना आपको 2 ढाई साल, चाहे आपने एमएस किया हो, मास्टर्स किया हो, वो आपको कोर्स वर्क कराते ही कराते हैं। तो आपकी पीएचडी 5 से 6 साल में होती है, अगर आपने अच्छी जगह से, एमआईटी से, स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड से, येल से करनी है, तो लोग बल्कि 7-7 साल भी लग जाते हैं। 5 साल तो मिनिमम लगते हैं अमेरिका में, 5 साल से कम। यहाँ मुझे नज़र आ रहा था कि मैं 3.5-4 साल में कर लूँगा। तो कोर्स वर्क भी कम था, 23-24 क्रेडिट आवर्स करने थे। अमेरिका में आपको 90 के 96 के करीब क्रेडिट आवर्स करने पड़ते हैं, तो आपको 3 साल लग जाते हैं कोर्स वर्क करते-करते। फिर 2 साल आपको रिसर्च में लग जाते हैं। तो अच्छा। इसलिए भी मुझे ये बड़ा था। और दूसरा, जेनरोसिटी ऑफ स्कॉलरशिप। अमेरिका में आपको 1800, 2000, $2500, $3000 तक, बहुत कोई यूनिवर्सिटी छलांग लगाएगी तो $3000 तक दे देगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,500-4,000 तक। ऑल्दो हांगकांग इज ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर लिविंग, लेकिन हमें कैंपस पे हाउसिंग मिल गई थी जो चीपर थी, तो उसकी वजह से ये अच्छा जनरस स्कॉलरशिप था। राइट, राइट। अच्छा, तो इनका जो एडमिशन प्रोसीजर था, इफ यू रिकॉल, मतलब व्हाट वाज इन दैट? यू जस्ट नीड टू पिच अ रिसर्च प्रपोजल एंड देन इंटरव्यू? नो, नो रिसर्च, एग्जैक्टली लाइक अमेरिका। एक स्टेटमेंट ऑफ आपकी रिसर्च स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसको वो विजन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। जीआरई का टेस्ट था, ठीक है। आइल्स का टेस्ट था, या टोफल का। ठीक वो है। क्योंकि मैंने पिछली डिग्रीज अमेरिका वगैरह से की थी, तो वो मेरा एग्जाम्प्ट हो गया, लेकिन जीआरई एग्जाम्प्ट नहीं था। ठीक है। जीआरई ऑप्शनल था इनका, लेकिन मैंने कर दिया था। ओके। तो मैंने इसलिए कर दिया ताकि मेरी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर हो जाए। राइट। इसके अलावा रेफरेंस लेटर्स थे उसी तरह, तीन ठीक है। रेफरेंस लेटर्स थे। रिसर्च प्रपोजल नहीं था, लेकिन एक स्टेटमेंट थी, रिसर्च ठीक है। स्टेटमेंट, कि आप कहाँ देखना चाहते हैं, आप कैसे अलाइन करते हैं, आप अपने आप को कहाँ फ्यूचर में देख रहे हैं एज ए रिसर्चर, और आपका प्रोग्राम जो आप परसू करना चाहते हैं वो HKUST कैसे आपको अप्लाई कर अलाइन होता है, आपका कैसे ठीक है। इंटरेस्ट एरिया। मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हम यस लिखते हैं। यस यस। और ठीक है। बाकी फिर वो इसी तरह रिगरस किस्म का काफी हैवी इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म था। कितना के चैलेंजिंग था इंटरव्यू इसका? बहुत चैलेंजिंग था। कितने लोगों ने दो पैनल में इंटरव्यू? दो लोगों ने, वूशून थे उसमें, जो प्रोफेसर मैंने आपको सिखा था, और प्रोफेसर नौबहार शरीफ हैं, PhD कॉर्नेल से उन्होंने किया, और वो इस वक्त हेड भी हैं इनकी डिवीजन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। अच्छा, अच्छा। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज के स्कॉलर हैं, बल्कि नेशनल इनोवेशन सिस्टम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। बेंट ओकी लोंडवाल, क्रिस्टोफर फ्रीमन, और रिचर्ड नेल्सन, इनके साथ उनका नाम शामिल किया जाता है, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। तो वो दो थे। मेरा 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ, और मेरी MBA की डिग्री से लेके मेरी फाइनल डिग्री तक एक एक ग्रेड उन्होंने देखा। डिग्री उसके इंटरव्यू में पूछा, इसमें आपका ग्रेड ज़्यादा अच्छा क्यों आया, इसमें एवरेज क्यों आया, आपके रेफरेंस लेटर में फलाने ने आपके बारे में ये लिखा है, देन मोटिवेशन, एक एक चीज़ इस तरह उन्होंने वॉक थ्रू की जैसे दोबारा एप्लीकेशन में कर रहा हूँ। तो बहुत रिगरस था, बहुत डिटेल था, और उसके इंटरव्यू के तकरीबन 15 दिन बाद उनका एक्सेप्टेंस आया। ऑल राइट। सो ये आपका भी पहला एक्सपीरियंस होगा ऐसे इंटरव्यू का? PhD के लिए तो पहला ही हाँ, एक्सपीरियंस ऐसे था। था। मैं उससे पहले फुल ब्राइट के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था पाकिस्तान में, मैंने इंटरव्यू दिया था Right. USEFP, जो इस्लामाबाद में ऑफिस है। तो इसका स्पैन, इसका ड्यूरेशन कितना था? 4 साल का प्रोग्राम था। मैंने पहले 1.5 साल में कोर्स वो ख़त्म कर लिया था, उसके बाद मैंने 2.5 साल रिसर्च की। तो आपने विद इन 4 इयर्स मैंने किया या 5 4 इयर्स पे मैंने अगस्त 2017 में स्टार्ट किया था, अगस्त 2021 में मैंने डिफेंस कर लिया था। अच्छा। एग्जैक्टली 4 इयर्स। अच्छा, अब हम इसे एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। जो कोर्स वर्क था यहाँ पे, जी, उस कोर्स वर्क मतलब वो 2 सेमेस्टर्स पे था 3 या में उस- किया था मैंने। अच्छा, वो 3। 24 क्रेडिट आवर्स थे, तो पहले सेमेस्टर में मैंने 9 लिए क्रेडिट, पहले सेमेस्टर में मैंने 6 लिए, फिर मैंने 6 लिए, उसके बाद फिर मैंने 12 लिए, ठीक इस है। तरह करके मैंने अच्छा, लिया। सही हो गया। तो अब आप ये बताएंगे कोर्स वर्क कितना चैलेंजिंग था? कोर्स वर्क देखें, वो 5000 लेवल उनको कोर्स कहते हैं। PhD के कोर्स काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। ठीक है। उसमें डेटा, मैंने क्वांटिटेटिव कोर्सेज लिए, इकोनोमेट्रिक के कोर्सेज लिए, कुछ कोर्सेज मैंने ऑडिट भी किए, जो क्रेडिट की तरफ काउंट नहीं हुए, उनको ऑडिट कहते हैं वो भी किए। लेकिन कोर्स वर्क खासा चैलेंजिंग था, बहुत रिगरस था, क्योंकि PhD के सारे कोर्सेज मास्टर से भी ऊपर होते हैं। अच्छा। वो खासी एडवांस्ड होते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कैलकुलस के साथ की मैंने, कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ की। फिर जो इकोनोमेट्रिक्स थी, उसको R एक सॉफ्टवेयर है, उसके साथ प्रोग्रामिंग की मैंने इकोनोमेट्रिक्स की। फिर क्वांटिटेटिव सोशल साइंस का कोर्स जो था, वो सारा R पे किया मैंने, स्टेटा और उस पे नहीं किया मैंने, SPSS पे, R पे किया। R ये नहीं मैं कह रहा वो डिफिकल्ट है, लेकिन मतलब एडवांस्ड कोर्सेज। एडवांस्ड। फिर क्वालिटेटिव कोर्सेज भी बड़े एडवांस्ड किए मैंने। तो अच्छा। सारे कोर्सेज जो 8 के 8 थे, वो बहुत एडवांस थे। राइट सर। अच्छा, अब ये बताएंगे जब कोर्स वर्क एंड हो गया तो जो बाकी का ड्यूरेशन था वो रिसर्च रिसर्च,
वो कितना चैलेंजिंग था? वो बहुत चैलेंज था इसलिए कि मैंने उसके लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा इकट्ठा करना था। मिक्स मेथड मिक्स फिर मेथड अप्रोच थी मेरी डिसर्टेशन के लिए, तो मुझे वो काफ़ी मैंने 85 इंटरव्यूज़ किए। 85 85 सेमी इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू 1.5 साल के पीरियड में। 85। इसके अलावा मैंने टाइम सीरीज़ डेटा जो था वो 35 ईयर्स का लिया, 35 टू 40 ईयर्स का पाकिस्तान के इनोवेशन इंडिसेस के ऊपर। सॉरी, इनोवेशन के इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के ऊपर। उनको फिर मैंने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया, उसमें रन करके फिर इंटरप्रिटेशन की और उसको फिर ट्रायंगुलेट वो हुआ पब्लिश सोर्सेज से थोड़ा सा और रिग्रेशन क्वालिटी। मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे? रिग्रेशन में देखिए एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक डिपेंडेंट दो भी हो सकते हैं, मल्टी रिग्रेशन भी होती है। लेकिन मैंने उसको सिंगल उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल रख के पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे रिग्रेस किया और फिर कोएफिशिएंट्स को इंटरप्रेट किया जो स्ट्रांगली लिंक्ड थे। उसमें फिर कन्फाउंडर्स को करने के लिए हमने उसमें वेरिएबल्स और भी डाले ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ मॉडल की बढ़ जाए। ज़्यादा डिटेल तो मैं शायद इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन इट्स बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट राइट। वेरिएबल एंड देन इंटरप्रेटिंग दैट रिलेशनशिप। तो आपके डिसर्टेशन का टॉपिक क्या था? पाकिस्तान की रेडीनेस चेक करने के लिए टेक्नोलॉजी कैचअप के लिए, पाकिस्तान कितना रेडी है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। तो इफ यू कैन शेयर सम फाइंडिंग। आई थिंक मेरी मेजर फाइंडिंग्स यही थी कि पाकिस्तान का इकोसिस्टम इज़ वेरी वीक, गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को एक फैसिलिटेटर एनेबलर बनना पड़ता है और इनोवेशन तभी फ्लरिश कर सकती है जब एक प्लांट को जैसे आप नरिश करते हैं, प्रून करते हैं, उसको फर्टिलाइज़र देते हैं, उसको अच्छी न्यूट्रिशन देते हैं, पानी देते हैं, उस तरह इनोवेशन को भी फ्लरिश करवाया जाता है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। इस पूरे स्पैन में कोई ऐसी स्टेज आई आपको लगा ये तो मुझसे नहीं होना? मेरा ख्याल है एटलीस्ट 10 टाइम्स, 10 times. एटलीस्ट जो मुझे याद देन है। हाउ डिड यू रिकवर? बिकॉज इट वॉज अ वेरी लोनली जर्नी ना, Yes. सुपरवाइजर के साथ और कमरे में बैठ के अपनी लैपटॉप के ऊपर, अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपनी लाइब्रेरी, अपनी किताबें। वैसे मैंने सब आपकी पिक्चर देखी है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे बहुत इस प्रोग्राम में। यस, यस आप लैपटॉप पे ही काम कर मैं रहे हैं लैपटॉप पे ही हूँ। इसमें। तो बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। सबसे अच्छी रिस्पाइट ये थी कि बीच के ऊपर थी, माउंटेनस एरिया है। मैं व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इसकी तस्वीरें गूगल इमेजेस पे देखें। इट्स आई थिंक इट शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी देखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कंपेयर करना चाहिए 1 और 2 रैंकिंग करके, लेकिन इसको आप इस कैंपस को रैंक कर सकते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस। ठीक है। तो वो 10 दफ़ा ऐसा हुआ एटलीस्ट, मैं वो गिना भी सकता हूँ आपको वो पीरियड्स किस किस कौन से मंथ में ये तकरीबन रफली हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू जस्ट, मैंने उसको फिर छोड़ दिया काम को, 1-2 दिन ब्रेक ली। मैं अच्छा, मेरा एक बड़ा अच्छा इसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने ट्रैवल बहुत किया। मैं तकरीबन 19 ममालिक में गया कॉन्फ्रेंसेस के लिए, फॉर कॉन्फ्रेंसेस और सैर करने। फॉर डाटा कलेक्शन। फॉर डेटा कलेक्शन नहीं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एक्सेप्ट अच्छा। होते थे, डिफरेंट शॉर्ट कॉन्फ्रेंस पेपर्स वो पढ़ने के लिए इनके एब्स्ट्रैक्ट भेजते थे। तो मुझे सुपरवाइजर ने ट्रैवल कराया, मैं कजाकिस्तान गया, मैं यूरोप में नेदरलैंड्स, वो फंडेड ट्रैवलिंग वो होती फंडेड थी? थी, वो फंडेड थी। ऑलराइट। जर्मनी गया, नेदरलैंड्स गया, स्विट्जरलैंड गया, यूके गया, डेनमार्क गया, स्वीडन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, यूएस गया, साउथ कोरिया गया, मेनलैंड चाइना गया, जापान गया। तो देर जो वो थोड़ा सा ना ब्रेक आ जाती थी जो उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्पेक्ट, यानी ट्रैवलिंग जो है ना आपको वो कर देती थी, मतलब जो भी रिफ्रेश कर देती थी, refresh कर रिवाइटलाइज देती कर देती थी। लेकिन पीएचडी ऐसा जर्नी है जिसमें आपको ख्याल आता है कि इसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसा होता है। अच्छा, अब अपार्ट फ्रॉम हांगकांग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, किसको पीएचडी करनी चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। देखिए, पीएचडी एक शौक का काम है, पीएचडी हर बंदा नहीं कर सकता। ये नहीं है कि पीएचडी नामुमकिन चीज़ है, पीएचडी एक शौक से, इंटरेस्ट से और एक रिगर और डिमांड से होती है। पीएचडी नामुमकिन चीज़ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट एक लंबा जर्नी है, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5, 6, 7 साल। आपको बैठना है, रोज़ काम करना है, रोज़ देखना है चीज़ों को, और अगर आप तंग आ जाएँ तो फिर आप, गॉड फॉरबिड, मैंने लोगों को सुसाइड करते हुए भी देखा है। बस हांगकांग में मेरे सामने सुसाइड हुई, सिंगापुर में पीएचडी स्टूडेंट ने सुसाइड की छलांग मार के, हांगकांग में हमारे सामने कॉन्वोकेशन हो रहा था। वो एक उसको डेथ, मशरूम ऑफ डेथ कहते हैं। वो कैंपस पे एक जगह है जो बड़ी हाई है, जहाँ से लोग ना छलांग मार देते हैं और नीचे जाकर उनका सर जाके लगता है, नीचे वो पाइप्स बने हुए हैं तो सर फट जाता है। तो वो हमारे सामने हुई सुसाइड। तो इतना आसान काम नहीं है, करना उसको चाहिए जो शौक से कर सकता है। राइट। तो इसके लिए आपको एक इश्क जैसी लगन चाहिए होती है, एब्सोल्युटली, अग्रीड, जुनून चाहिए अग्रीड, होता है। 100%, ठीक है। 100%। अच्छा, अब इसको हम वाइंड अप करते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, बोर ही ना हो जाए लोग। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जो 4 डिग्रीज पहले की जी। और फिर ये की, अब आप कहाँ दोनों को रैंक करते हैं? मतलब
क्या वो 4 उतनी चैलेंजिंग थी या ये अकेली उतनी चैलेंजिंग थी? देखें ये शायद कंपैरिजन मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि वो 4 अपनी अपनी जगह कुछ कुछ चैलेंज लेके आई। ठीक है। लम्स का एमबीए एक अपना चैलेंज था, हुँ, एमएस का अपना चैलेंज था, सिंगापुर के अपने चैलेंजेस थे, लेकिन पीएचडी इन सबसे ज्यादा रिगरस थी, रिगरस, डिमांडिंग ज्यादा थी, डिमांडिंग ज़्यादा। डिमांडिंग और रिगरस ज्यादा थी। चैलेंजेस हर एक के अपने अपने थे, और ये डिफरेंट डोमेन थी, ये रिसर्च की डोमेन थी, वो कोर्स वर्क की डोमेन थी। What Hong Kong itself offers you other than PhD? I think Hong Kong is a beautiful place. I think one Right. of the best places. Environment, weather, कमाल है, terrain कमाल है, ट्रैकिंग करनी है, बीचेस पे जाना है, बोटिंग करनी है, English हाइकिंग language? करनी है, इंग्लिश क्योंकि गोरे के पास रहा है ना 150 साल, ठीक ब्रिटिश है। के पास रहा है, Right. बहुत है, और मेट्रो बहुत फूड की बड़ी प्रोडक्ट और वो क्या है अपने लोग ऐसा restaurants। भी मतलब अपना एक ज़हन बनाते हैं कि लेट्स से इफ दे आर डन विद PhD विद गुड थीसिस एंड ग्रेड्स, maybe they can get an offer to work यस यस श्योरली, वहाँ पे वर्क परमिट भी मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क और PR वगैरह का और भी पीआर सीन भी है? मिलती है, और लोग वहाँ पे रुकते हैं। तो हांगकांग वाले पासपोर्ट की क्या वर्थ है? हांगकांग पासपोर्ट तो इतनी जल्दी नहीं देता, लेकिन वर्थ बहुत है। वो मेरा ख्याल है 140-45 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है दुनिया में। अच्छा, जी जी, राइट, अगर मुझे सही है, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी 140। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था डॉक्टर सफ़र का जर्नी, ये था डॉक्टर असर का जर्नी विद PhD। और आप हमें फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम कोशिश करेंगे कि अब जो डिफरेंट कोर्सेज सर ने किए हैं हार्वर्ड में, INSEAD में, हम उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।